प्रश्न 6, भारतवर्ष में NSSO राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। हाउ डज NSSO मीन्स नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। उत्तर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो विधियां प्रचलित है। पहला उत्पादन पद्धति। इस विधि में अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादक इकाइयों के स्थान की माप प्रस्तुत करता है एवं उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से जाना जाता है। एवं दूसरा आय पद्धति। इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए भी एक भुगतान योग किया जाता है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्धता आय का योग प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रशासन एवं परिवहन, बैंकिंग आदि सेवाओं क्षेत्रों में जहां आय के स्रोत स्पष्ट है, इस विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 6, भारतवर्ष NSSO राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करता है। उत्तर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो विधियां प्रचलित है। पहला उत्पादन पद्धति। इस विधि में अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन की विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाते हैं। दूसरा आय पद्धति। इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतान का योग किया जाता है, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का प्रयोग प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग आदि सेवा क्षेत्रों में जहां आय के स्रोत स्पष्ट है, इस विधि का प्रयोग किया करते हैं। प्रश्न 7, आर्थिक क्रिया के स्तर को प्रभावित करने हेतु सार्वजनिक व्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। उत्तर, सार्वजनिक व्यय से अभिप्राय उन सभी खर्चों से है जिन्हें किसी देश के केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा देशों की सहायता के लिए करती है। यह निम्न तरह से आर्थिक क्रिया को प्रभावित करता है। पहला, कृषि और उद्योग के विकास में वृद्धि करके। दूसरा, खनिज संसाधनों, कोयलों और तेल का दोहन विकास करके। तीसरा, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के माध्यमों से। चौथा, सामूहिक रूप से समाज की खपत को तर्कसंगत तरीके से संतुलित करके। पांचवा, आर्थिक ओवरहेड जैसे कि सड़क, रेलवे, सिंचाई, बिजली आदि के निर्माण से। इसी तरह से सामाजिक अतिदेय जैसे अस्पताल, स्कूल आदि उपक्रमों के निर्माण करके। या वे सभी व्यय जिन्हें किसी देश के केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारें एवं वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण व आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता हेतु करते एवं सार्वजनिक व्यय कहलाते हैं। इसे पूंजीगत एवं राजस्व दोनों तरह के व्ययों को शामिल किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न तरह से किया जा सकता है। पहला, मानव पूंजी निर्माण, सार्वजनिक व्यय को स्वस्थ एवं मकान, सार्वजनिक सुरक्षा एवं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पर खर्च करके मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। बी, पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय का प्रयोग पूंजीगत उत्पादन एवं कोटि के परिसंपत्तियों की सृजन हेतु किया जा सकता है, जिसमें नए नए उद्यमों की स्थापना हो सकती है। सी, प्रत्यक्ष निवेश। सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अन्य देशों में निवेश एवं GNP को बढ़ाया जा सकता है।